हे गाइस, वेलकम टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में, जो कि है एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 1। तो आज है ना क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है ये चैप्टर फर्स्ट है, और क्रॉप यानी क्रॉप को प्रोडक्शन और उसको मैनेज कैसे करते हैं इसके बारे में हम सारी डिटेल आपको बताएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर करना। तो है ना क्रॉप प्रोडक्शन, अगर आप ये वीडियो देखोगे और ये हम पार्ट्स में बनाएंगे, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको इसकी तो ये बुक की तो हमें आपको नॉलेज पूरी मिल जाएगी एनसीईआरटीज़ की। और अगर आप ओलंपियाड्स की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपको अच्छा खासा नॉलेज आप यहाँ से ले जाओगे एक ही वीडियो से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। सो लिसन केयरफुली एंड गिव योर फीडबैक विथ मी। आपको बस अच्छे से लिसन करना है। आपके फीडबैक्स आप है ना कमेंट में दे सकते हो हमें, है ना। आपके सजेशंस दे सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक रिलेटेड टू द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज द नेम सजेस्ट, हमारे पास क्या नेम सजेस्ट किया गया है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप को प्रोडक्शन कैसे करना, उसको मैनेज कैसे करना, तो ये तो हमने जान लिया। क्या होगा इस मतलब हमने ये जान लिया कि इसमें पूरा क्रॉप के बारे में बताएंगे, क्रॉप कैसे होती है, कैसे करते हैं, और सारी नॉलेज हमें यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Pally and Buju went to their uncle's home during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है ना, यहाँ पे बोला कि पहली और बूजो गए थे अपने अंकल के हाउस, अंकल के घर में गए थे समर वेकेशन में। तो है ना, अंकल क्या उन लोग के फार्मर है, तो अंकल के घर पे गए थे। तो उन्होंने देखा उन लोग के वो अंकल फार्मर है, तो उन्होंने देखा कि ना वहाँ पे है ना टूल्स बहुत पड़े थे, बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी। वो क्या चीज़ें थी वहाँ पे? है ना खुरपी पड़ी थी, सिक्कल पड़े थे, शॉवेल पड़े थे, प्लो पड़ा था, और है ना बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी है ना फील्ड में। तो उन्होंने देखा ये क्या होती है। तो पहले तो है ना हम ना तो पहले तो है ना ये हमने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया और समझ लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। मेरे को जानना है कि हम ये है ना कहाँ पे और कैसे यूज़ करते हैं इन टूल्स को। खुरपी, सिकल, शॉवल। शॉवल क्या होता है? हमारा बेलचा होता है। और प्लो क्या होता है? हमारा हल होता है ये, है ना। तो चलिए, you have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So, where do animals get their food from? यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है कि ना हमने अपनी पहली क्लास में लर्न करा, मतलब पिछली क्लास में हमने लर्न करा था। पहले की क्लास में क्या पढ़ा था हमने कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड तो उनको रिक्वायर होता ही है, ताकि वो अपने है ना बॉडी की ग्रोथ कर पाएँ, मेंटेनेंस उसको दे पाएँ, और ना सा न्यूट्रिशन ले पाए। तो उनको फूड तो चाहिए कुछ काम करने के लिए। ओके, तो फूड चाहिए है ना। तो प्लांट खुद के फूड बना देते, प्लांट अपने खुद ही फूड बना देते, लेकिन ह्यूमंस नहीं बना पाते हैं। सो एनिमल्स, ह्यूमंस कहाँ से फूड लेते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? हम ईट क्यों करें फूड को? यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट द वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। यहाँ पे बताया गया है कि ना हमें फ़ूड क्यों ज़रूरत है। आपको भी पता होगा फ़ूड क्यों ज़रूरत होती है हमें। हमारे एनर्जी है ना, हमारे जो है ना एनर्जी के लिए, और ये डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये इनों में जो एनर्जी चाहिए होती है, ये जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो हमें फूड से मिलता है। हम फूड है ना प्लांट से ले सकते हैं, एनिमल से ले सकते हैं, और दोनों से ले सकते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड,
हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। यहाँ पे बोला गया है कि भाई हम सबको फूड चाहिए। अब ये बताओ हम है ना इतनी बड़ी कंट्री है, उसमें हर को कैसे फूड दें। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अब फूड को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो देख रहे हो आप, यहाँ से पूरा हमें बताया गया है कि वो गए, उन्होंने देखा, उन्होंने है ना बहुत क्यूरियस हुए वो, ओके क्यूरियस हुए वो, है ना कि ये क्या है। फिर है ना हमें बताया कि फूड भी है ना चाहिए होता है हमें एनर्जी के लिए, और फिर है ना हमको ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में फूड चाहिए होता है। अब यहाँ से आपका पूरा चैप्टर आता जा रहा है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने कहा कि केयरफुली लिसन करना। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अगर लार्ज पॉपुलेशन में आपको फूड देना है तो आपको रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, है ना। तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मैनेज एकदम अच्छे से करना पड़ेगा, और रेगुलर प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा, ओके। तो तभी है ना ये है ना फूड लार्ज पॉपुलेशन तक पहुंचेगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब आप पूछोगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होता क्या है। तो ऑल फार्मर, जो सारे फार्मर्स की जो एक्टिविटीज़ होती है आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जैसे अगर आपने ना देखा होगा है ना बहुत फार्मर्स, अगर आपने 7th क्लास में भी अगर देखा हो, 7th 6th क्लास में, तो प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा कि है ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी फार्मर्स की, जैसे है ना विनोइंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। टिल है ना 10,000 BCE पीपल्स वर नोमैडिक। They were wandering in groups from place to place in search of food and shelters. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. यहाँ पे बताया गया है कि 10,000 BCE में तक क्या हुआ था, है ना पीपल तो है ना घूम घूम के खाना खाते थे, मतलब देखते थे कहीं पे खाना मिल गया तो ठीक, वरना कोई एनिमल को हंट करके खा लेते थे वो पहले। फिर जैसे ही है ना ह्यूमंस का माइंड ग्रो हुआ, बहुत सारी चीज़ें निकली, जैसे कि है ना हमारा वो आग जलाने की भी चीज़ निकली थी। तो ओके, तो फिर हमारा मतलब आता क्या अब तो टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है। तो आता क्या हमने ना क्रॉप को प्रोड्यूस करना सीखा, राइस को करना सीखा, वीट को करना सीखा, है ना। फिर है ना एक एग्रीकल्चर का नाम बॉर्न हुआ। एग्रीकल्चर भी हम पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर देखो 2 वर्ड से बना है। कौन से 2 वर्ड से बना है, 2 लैटिन वर्ड से बना है। एगर मीन फील्ड एंड कल्चरा मीन कल्टीवेशन। एगर यानी एग्रीकल्चर 2 लैटिन वर्ड से बना है, एगर और कल्चरा। एगर यानी फील्ड और कल्चरा यानी कल्टीवेशन, मतलब कल्टीवेशन फील्ड की, ओके। फील्ड यानी कोई है ना बहुत बड़ी सी कोई लैंड है, उस पर है ना हम है ना प्लांट्स उगा रहे हैं, ये होता है, ओके। और तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस और ऑन लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप क्या होती है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का नाम था, है ना। तो अब उसमें क्रॉप हम जानेंगे। क्रॉप क्या होती है, अगर प्लांट सेम काइंड का कल्टीवेट हो रहा है एक ही जगह पे और लार्ज स्केल पे, देन हम क्या कहेंगे, उसको क्रॉप कहेंगे। एक ही प्लांट है, सेम काइंड का प्लांट है, एक ही जगह पे हो रहा है और लार्ज क्वांटिटी पे हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे क्रॉप कहेंगे। फॉर एग्जांपल, क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat। यहाँ पे क्या बोला गया, एग्जांपल दिया गया जैसे वीट हमने ले लिया। अब यहाँ पे बोला गया है कि वीट अगर है ना हम उगा रहे, ऐसे क्रॉप हम कर रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, हम बहुत सारी बड़ी जगह पे एक ही जगह पे वीट ही उगाते जाएं, ओके। You already know that crop
crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grown. India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. According to there is a rich variety of crops grown in okay ना। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि इन देखो अब क्रॉप है ना, बहुत सारी देखो क्रॉप होती है। अब वीट का तो हमने एक लाइक एग्जांपल लिया है, बहुत सारी क्रॉप्स होती है, आपके वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हर है ना, आपने भी अगर आपने भी देखा हो कि है ना बहुत जैसे फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत सारी क्रॉप्स अलग अलग टेम्परेचर पे होगा। जैसे अगर गर्मी होगी तो अलग अलग करेंगे, अगर ठंडी होगी तो उसमें अलग उगाएंगे, है ना, सर्दी होगी तो अलग उगाएंगे, बारिश का मौसम होगा तो अलग उगाएंगे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि है ना बहुत सारी क्रॉप्स होती है जिन्हों को इतना पानी नहीं चाहिए होता, और बहुत सारी ऐसे होती है जिन्हों को पानी बहुत चाहिए होता है ना। तो जैसे है ना पानी बहुत चाहिए तो है ना हम उन लोगों को है ना किस में रेनी सीज़न में उगाएंगे, बहुत पानी चाहिए उन लोगों को, तो रेनी सीज़न अगर रेन होगी, बरसात होगी तो उन लोगों को तो वैसे ही मिल जाएगा। ओके, तो ना तो इसलिए है ना वो अलग अलग टाइम पे उगाते हैं। तो इंडिया तो देखो वास्ट कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल हो गया, ये एक रीज़न पे अलग होगा। आप जाओगे अगर कोई सिटी पे इधर अगर गर्मी होगी तो अगर आप बहुत है ना अगली रीजन पे जाओगे तो वहाँ पे है ना ठंडी होगी। तो ये है ना इंडिया में ये चेंज होता रहता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिच variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are खरीफ एंड रबी क्रॉप। देखो खरीफ और रबी क्रॉप इसको ध्यान से पढ़ना, ये आ सकता है यहाँ पे अगर पूछ लें, है ना। ये एग्जांपल्स देते ग्राउंडनट कौन सी है ना, जैसे ग्राउंडनट है ना कौन सी क्रॉप है, तो हम अगर पूछ ले खरीफ रबी है ना, जैद भी क्रॉप होती है एक, है ना, यहाँ पे नहीं बताई गई है ना, तो है ना वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो है ना अगर आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो। तो खरीफ और रबी क्रॉप अच्छे से पढ़ना। The crops which are sown in the rainy seasons are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. जून से सितंबर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। क्या बोला है? जून मतलब जून में तो उगी है, हार्वेस्ट हो रही है ना। कब हार्वेस्ट हो रही है हमें रेनी सीज़न कब होता है? जून से सितंबर। जनरली तो यही होता है ना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अक्टूबर तक हो जाता है। ओके, तो ज़्यादा तक हमारा है ना सितंबर तक होता है रेनी सीज़न। जून से तो जून में वो उगाई जाती है और सितंबर में वो ख़त्म कर दी जाती है। मतलब वो है ना अक्टूबर ना नवंबर तक तो हमारे पास आ जाती है ना। तो अगर आप देख लो तो है ना अभी सर्दियाँ होगी तो आपके पास ग्राउंडनट बहुत सारे आएंगे, तो तभी उन्हों को अभी थोड़े टाइम पहले ही उगाया गया है। ओके, तो ये हम जान सकते हैं कि खरीफ क्रॉप कैसे कैसे कब उगती है ना। तो उसके है ना यहाँ पे बहुत सारे भी दिए गए हैं, जैसे है ना हमारा पैडी हो गया, मेज़ हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया, हमारे पिजन पी अरहर हो जाते हैं, बहुत सारे है ना होते हैं खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स ग्रोन इन दी विंटर सीजन अक्टूबर से मार्च तक आर कॉल्ड रबी क्रॉप। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड linseed. Besides this, pulses and vegetables are grown during summer at many places. यहाँ पे एक नोट करने सी बात भी है, पर उससे पहले हम रबी क्रॉप्स जान लेते हैं। वो अक्टूबर से मार्च में उगती है ना, इसको रबी क्रॉप्स कहेंगे। और एग्जांपल्स जैसे हमारा हो गया है ना रबी क्रॉप्स के वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड एंड लिनसीड हो गया, है ना। और पल्सेस और आपके वेजिटेबल है ना,
बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे समर में भी उगती हैं। ओके। और अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। प्रैक्टिसेस क्या होती है, देखो अब एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं। जो भी है ना एक्टिविटीज़ करते हैं फार्मर्स, उन लोगों को क्या कहते हैं, एक्टिविटीज़ लाइक विनोइंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, आपके हार्वेस्टिंग हो गया, आपकी वेडिसीड है ना, वेटलिंग हो गया ना, रिमूवल ऑफ वेट्स हो गया। तो ये है ना, तो ये क्या होता है हमारे है ना फार्मर्स की जो एक्टिविटीज़ होती है, उसको है ना बीज को बोना, उगाना, ये सब करना, प्रिपेयर सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना, तो ये हमारी एक्टिविटीज़ होती है फार्मर्स की, उन लोगों को कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके। अब है ना, और जो है ना अब ये एक्टिविटी तो वो हाथ से तो नहीं कर पाएंगे। अब है ना सॉइल को प्रिपेयर करना है तो बहुत ज़्यादा सॉइल है, या तो वो मशीन का यूज़ करेंगे या तो है ना ट्रेडिशनल मेथड में तो टाइम ज़्यादा लगता है ना। आजकल तो मशीनें आ गई हैं। तो है ना उन लोगों को क्या टूल्स तो रिक्वायर होंगे ना, हाथ से तो है ना सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, बहुत सारे काम होते हैं है ना, सीड्स होते हैं जो हमारे बीज, उन लोगों को बोना है ना, बहुत सारे काम होते हैं, वो हाथ से तो नहीं करेंगे। उन लोगों को कोई सा टूल रिक्वायर होगा, टूल यानी कोई चीज़ होगा जिससे करेंगे। तो उन लोगों को वो टूल क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहते हैं उन टूलों को। The tools required is to carry out the activities involved in the cultivation, है ना, उन लोगों को क्या कहेंगे हम, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ओके है ना, और है ना क्रॉप तो हमने जान ही लिया है पूरा, अभी तक हमने सब जान लिया है। वाई पैडी कैन नॉट बी सोन इन दी ग्रोन इन दी विंटर सीजन, सॉरी है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है ना, जो पैडी होता है ना वो विंटर सीजन में है ना क्यों नहीं है ना ग्रो किया जाता है ना। तो यहाँ पे बोला पैडी रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। यहाँ पे क्या बोला गया, पैडी को मतलब बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो है ना वो रेन है ना विंटर सीजन में नहीं उगता, वो रेनी सीजन में उगाया जाता है। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agricultural practices, which are listed below. बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि है ना जैसा कि अगर चलो आपने है ना ये नहीं देखा कि है ना कैसे फार्मर्स उगाते हैं, अगर आपने ये नहीं देखा तो आपने ये देखा होगा कि आपने भी अपने घर पे कभी कभार है ना कोई, अगर आपने है ना गमले में कोई प्लांट है ना ग्रो करा है तो वो भी सेम ही चीज़ है वहाँ पे होती है, कहाँ पे, जो फार्मर्स करते हैं। ये बस थोड़ी छोटे जगह में होती है, वो फार्मर्स बहुत बड़ी जगह पे करते हैं। ओके। तो है ना, तो ये जो आप है ना करते हो उससे क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। जैसे आप सबसे पहले अगर आप घर पे भी है ना उगाए हों ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स सिर्फ दिखने में अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते कोई कोई प्लांट्स है ना। ओके। तो वो अगर आपने उगाए हों तो है ना और भी प्लांट्स अगर आपने घर पे उगाए हों तो आपने ये चीज़ें करी होगी, प्रिपरेशन सॉइल को प्रिपेयर करा होगा, फिर बीज को डाला होगा, फिर आपने मैन्योर्स फर्टिलाइज़र डाले होंगे, फिर आपने इरिगेशन करा होगा, उनको पानी दिया होगा, फिर आपने प्रोटेक्ट करा होगा वीड से, फिर हार्वेस्टिंग करी होगी, फिर स्टोरेज किया होगा। ये सबको करना पड़ता है। ओके। तो है ना पढ़ते हैं हम अब हमने ये सारे स्टेप्स हम पढ़ेंगे। ओके। अब हम पढ़ते हैं ना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the root to breathe?
इजीली यहाँ पे बोला गया है ना सबसे पहले तो आपको फर्स्ट टास्क होना चाहिए, आप है ना सॉइल को लूज़ करो, प्रिपेयर करो सॉइल को। लूजनिंग और टिलिंग कहा जाता है ना, मतलब लूज़ करो आप सबसे पहले तो सॉइल को। इससे क्या होगा, अगर है ना डीप भी जाएगी किसी की रूट कोई प्लांट की, तो भी वो है ना सांस ले पाएगा। अब वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली। अब लूजनिंग क्यों है ना प्लांट की रूट को ऐसा बना देता है कि है ना वो इजीली से ब्रीथ कर सके, क्यों ज़रूरी है। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. These microbes are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soil needs to be turned and loosened? यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो है ना लूज्ड सॉइल होती है, लूज है ना, जो हमें लूज़ करते हैं सॉइल को, है ना, तो है ना जो लूज़ होती है सॉइल में, जो लूज़ सॉइल होती है वो क्या करती है ना अर्थवॉर्म्स हो गए, हमारे माइक्रोब्स हो गए, उन्हों को ग्रोथ करने में हेल्प करती है, वो बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं। तो है ना हमने जैसा कि अगर आप आगे पढ़ोगे तो है ना एक चीज़ आपको पता पड़ेगी कि है ना बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, वो हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस कर लेंगे। यू हैव लर्नड इन, इसमें अभी तक नहीं बताया तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, आपको जितना पता है आप उतना पढ़ोगे तो बहुत उसमें भी आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। ओके, यू यू हैव लर्न, और यहाँ पे पूछा गया कि सॉइल को हम टर्न और लूज करने की नीड क्यों है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrition in the dead organism are released back into the soil. These nutrition are again absorbed by plant. यहाँ पे बोला गया है कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि मिनरल्स, वाटर, एयर और बहुत सारे सॉइल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, सॉइल में, है ना। तो जैसा कि है ना डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं, है ना, एनिमल जो मर जाते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, किससे, ये जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स हमारे सॉइल में होते हैं ना उससे है ना डिकम्पोज हो जाते हैं। और ये जो चीज़ जो है ना, तो डिकम्पोज एक बार हो गई चीज़, इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिशन इन दी डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें फिर है ना जो मर गए, है ना ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट हैं, फिर उन्हों को डिकम्पोज करते हैं हमारे जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म, है ना, फिर उनमें से क्या बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जो कि वापस है ना सॉइल में जाती है, और ना दिस न्यूट्रिशंस आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और ये न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट्स के, और प्लांट्स वापस इन न्यूट्रिशन को ले लेता है। ओके, since only a few centuries of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that the plants can use this nutrition. Thus, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन। अगर आप टर्निंग और लूजनिंग करते हो सॉइल की तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, सबसे पहले तो आपके है ना न्यूट्रिशन आते हैं, और जो आपके है ना स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो है ना वो उनका ग्रोथ होने में वो ग्रोथ अच्छे से होते हैं, जल्दी होते हैं। ओके, टर्न और लूजन सॉइल में वो ग्रोथ जल्दी कर पाते हैं। और है ना अगर आप, और है ना तो अगर कोई प्लांट अगर मर जाता है तो है ना वो क्या, उन्हों को डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो वापस से यूज़ होने लग जाता है प्लांट के थ्रू। तो देखा आपने, कोई भी थिंग यहाँ पे वेस्ट नहीं जा रही है। The process of loosening and turning of the soil is called tilling or ploughing, and this made done by using a plough. Plough are made of wood or iron. If the soil is very dry, इट मे नीड वाटर बिफोर प्लोविंग। यहाँ पे बोला गया है जो लूजनिंग और टर्निंग, लूजनिंग होती है किसकी, है ना, ये हमारे जो सॉइल की होती है, वो टर्निंग और लूजनिंग, उससे क्या कह सकते हैं हम, टिलिंग कह सकते हैं, या तो आप प्लोविंग कह सकते हो, ये दोनों चीज़ें आप कह सकते हो।
अब ये आप पूछोगे ये होता किसके थ्रू है। मैंने आपको पहले ही बोला था ये हाथों के थ्रू नहीं होता है, ये फ्लो होता है ना। फ्लो क्या होता है ना, ये बना हुआ होता है वुड और आयरन से, वुड या आयरन से बना हुआ होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ड्राई है तो आपको प्लोविंग से पहले आपको है ना वाटर डालना पड़ेगा, सॉइल को वाटर करना पड़ेगा। And the plowed field may have big clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of leveler. Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manures with soil. The soil is moistened before sowing. यहाँ पे एक और चीज़ बता गई है। अब फ्लोविंग और टिलिंग, ये देखो ये फ्लोविंग होती है ना, ये कर इससे क्या है ना, सॉइल लूज़ हो जाएगी और है ना उसमें हम एक तो है ना अच्छे से सीड भी ग्रो कर पाएंगे। तो है ना यहाँ पे क्या बोला गया है, इसके बाद भी बहुत सारे मोटे मोटे है ना, जैसे है ना सॉइल के है ना रॉक जैसे हो जाते हैं सॉइल के, तो उसको भी हमें ठीक करना पड़ता है। तो उसको आप है ना लेवलर से ठीक कर सकते हो, लेवलर से उसको ठीक करना ज़रूरी है। तो लेवलर आता है, उससे हम लेवलिंग करके उनको छोटे पार्ट्स में कर सकते हैं। समटाइम मैन्योर भी ऐड किया जाता है कभी कभार, है ना, टिलिंग से पहले मैन्योर भी ऐड किया जाता है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सोइंग। क्या क्या बोला गया है यहाँ पे, बोला यह गया है कि है ना जब टिलिंग होती है, फ्लोविंग या टिलिंग, उससे पहले भी है ना मैन्योर्स ऐड किए जाते हैं। क्यों ऐड किए जाते हैं, है ना, ताकि मैन्योर्स है ना प्रॉपर मिक्स हो जाएं सॉइल के साथ। ओके, अब आप सोचोगे मैन्योर्स क्या होते हैं। मैन्योर्स भी हम बताएंगे अब आपको आगे चल के। Before sowing the seed, it is necessary to break soil crumbs to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the flow, hoe and cultivator. ये है ना, ये जो 3 नाम हमें बताए हैं, है ना, तो ये क्या है ना, ये जो क्रम्स बचे जाते हैं उन्हों को ब्रेक करना पड़ता है। सॉइल क्रम्स बचे जाते हैं, उनको हमें ब्रेक करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि है ना ये है ना जैसा कि अभी बताया था, है ना, हमको सॉइल को एकदम लूज़ करना पड़ता है, तभी हमारे को जैसे जो भी प्लांट उगेगा उसको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, है ना। उसकी जो रूट अगर डीप भी जाती है तो भी वो है ना ब्रीथ कर सकती है। ओके, तो ये 3 है ना टूल्स रिक्वायर होते हैं। प्लो, this is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horses and camels. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull neck. One pair of bulls and a man can easily operate the plow. बहुत यहाँ पे आपको डिस्क्राइब तो बहुत किया गया है, पर जैसा कि हम है ना यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सब बताया गया है। देखो ये होता है बीम होता है, ये जो लाइन जा रही है ना, ओके, ये होता है हमारा बीम। और है ना ये क्या होता है, प्लोशेयर, है ना, जो कि ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ से आपकी लूजनिंग और टिलिंग हो रही है ना, और टिलिंग हो रही है आपके। और ये क्या है, प्लूशेयर शेफ्ट है। और ये देखो यहाँ पे आपके लगा हुआ है। ओके, आपने अगर अच्छे से देखा हो तो मैं वापस से आपको बता देता हूँ एक बार ड्रॉ करके। ये देखो, ये आपका है ना।
अब यहाँ पे देखो, ये आपका क्या होता है, ये जो है ना बुल्स के ऊपर अधिकतर ये चलाया जाता है ना। और भी बहुत सारे एनिमल्स होता है आपके जैसे है ना, हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, इनों के ऊपर इनों के ऊपर भी ये लगा के हम ना टेलिंग और फ्लोविंग करते हैं। तो है ना, ये होता है हमारा बीम, जो जो बुल्स के ऊपर या कोई एनिमल के ऊपर रखा जाता है। और ये होता है प्लो शाफ्ट आप जो भी कह लो, है ना। और ना ये हमारे जो होते हैं जिससे मेन काम हो रहा है वो होता है प्लो शेयर। ओके, यहाँ पर हम पढ़ते हैं। It is a simple tool which is used for, okay, the indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays। ये जो है ना वुडन ना फ्लो है, कौन सा इंडिजिनस वुडन प्लो है, आजकल है ना बहुत है ना यूज़ हो रहा है। और है ना आयरन प्लो आजकल है ना नहीं यूज़ हो रहे हैं, तो आजकल इनों का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron, a strong broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and works like a blade. It is pulled by animals. तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे जैसा कि हमें बताया गया है पूरा है ना, डायग्राम से हमें शो किया गया है पूरा, है ना। जैसे देखो, ये होता है हमारा बीम, ये होती है पूरी रॉड, और ये होता है बेंट प्लेट, और ये होता है हैंडल, और ये होता है ग्रिप। तो इनों का है ना यूज़ होता है किस लिए, है ना लूजनिंग के लिए, और है ना रिमूवल ऑफ वीड्स पे हम पढ़ेंगे, है ना। आपको बस ये जानना है कि वीड्स एक चीज़ होती है, उसको रिमूव किया जाता है ना। तो ये है ना एनिमल्स के थ्रू पुल्ड किया जाता है। आप कल्टीवेटर्स पढ़ेंगे, है ना, कल्टीवेटर्स। Nowadays, plowing is done by tractors-driven cultivator. The use of cultivator saves labors and time. यहाँ पे क्या बताया गया है कि है ना ट्रैक्टर्स आजकल क्या हो रहा है, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स का यूज़ हो रहा है। जो कि देखो, ये ट्रैक्टर उसके पीछे ये लगा हुआ है ना। तो इससे क्या होता है, टाइम भी सेव होता है और लेबर्स भी सेव होते हैं, है ना। इतना हमें लेबर्स नहीं चाहिए होते, बस है ना इसको ट्रैक्टर को चला लो, पूरी लूजनिंग टेलिंग प्लोविंग आपकी सब हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस नॉलेजेबल वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर मिले, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।